ये जो शिरा जगह है जीडी हाट से लगी हुई है, 8-10 मील का फ़र्क है। छोटा सा इलाका है, लेकिन ये दो बड़ी ज़बरदस्त ये राजशाहियाँ वहाँ विकसित हुई और वो अच्छेद्य व्यक्ति है वो शिरा का। कांठे के ऊपर है, दो तरफ से तो बिल्कुल रास्ते हैं ही नहीं उनमें, एक तरफ से राजा है। तो ऐसे ही होते थे पर्वत दुर्ग शुरू। नागमल जोगी हो गया था और उस नागमल को नागीमल नाम से पूछते हैं हमारे यहाँ, देवता मानते हैं उसको, जागर है उसका। अब ये आप कहोगे कि जागर तो दूसरी चीज़ है, देवताओं से संबंधित पूजा ये और राजनीति ये राजशाही दूसरी होती है। ये विचित्र संयोग हमारे यहाँ के गाथाओं के साथ जुड़ा है। ये सब जागर हम लोग गाते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐतिहासिक हैं जो ताम्रपत्र में भी हैं, बही में भी हैं, और ज़मीन दी हुई है, उल्लिखित है, वो लिखित अक्षरों में है। उसमें मुझको इतने राजा मिले। शिरा के मल्लों के बारे में पिछली बार मैं कह रहा था आप लोगों से। ये मल्लों का हमने बताया कि वो सबसे पहला जो मल्ल राजा शिरा में आया उसका नाम था निरयपाल। वह मैंने बताया था वो शक संवत 1275 में आया। वहाँ 1275 को आज की ईस्वी सन में हम बताते हैं, उसका समय है 1353। शक संवत में 1275 आएगा, ईस्वी सन में 1353 आएगा। इस सन से उसने जो रत्तु जोशी को दान पत्र दिया है, ज़मीन देवी है, उससे हम मानते हैं कि वो उसका राज्य शुरू हुआ यहाँ से, उसका प्रमाण से। वह डोटी से आया। डोटी से ही उससे 74 वर्ष पहले एक अभयपाल नाम के राजपुत्र आए थे। उन्होंने अस्कोट में राजशाही शुरू की। 74 वर्ष पहले आया हुआ है, वह भी डोटी से ही आया। उसके नाम में भी पाल है और इसलिए अजयपाल है। ये निरयपाल है और वो अजयपाल है। इस तरह से ये दो राजकुल शिरा में आए। ये जो शिरा जगह है जीडी हाट से लगी हुई है, 8-10 मील का फ़र्क है। छोटा सा इलाका है, लेकिन ये दो बड़ी ज़बरदस्त ये राजशाहियाँ वहाँ विकसित हुई। अब जो निरयपाल था उसका लड़का था नागीमल। अब वह मल लिख रहा है अपने को, पाल की जगह नागीमल लिख रहा है। वह जोगी हो गया था। नेपाल से जो हमको सूचनाएं मिलती हैं वहाँ के पुरातत्व विभाग से, उनका कहना है कि वो संन्यास ले लिया था, उसको राजनीति में कोई नहीं था, उसको रुचि नहीं थी। लेकिन हमारे जो शिरा में जिस आधार पर हम ये इतिहास की बहस कर रहे हैं हम आपसे, उसमें उसके नाम से दी हुई ज़मीन है, बहियों में लिखी हुई, और उस नागमल को नागीमल नाम से पूछते हैं हमारे यहाँ, देवता मानते हैं उसको, जागर है उसका। अब ये आप कहोगे कि जागर तो दूसरी चीज़ है, देवताओं से संबंधित पूजा ये और राजनीति ये राजशाही दूसरी होती है। ये विचित्र संयोग हमारे यहाँ के गाथाओं के साथ जुड़ा है ये सब। अब वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो समय के परिवर्तन के साथ, ऐतिहासिक घटनाओं के बदलाव के साथ और संस्कृति और समाज के परिवर्तन के साथ समझ में आती हैं, क्योंकि ये तो अतीत की चीज़ें हैं ना, किसी ने देख। और इतिहास अतीत का ही होता है, इतिहास का विषय अतीत होता है। इतिहास जैसा कहा गया है, और वो तो किसी ने देखा नहीं है। तो ये है। अब जब हम ये बही का संकलन कर रहे थे, इसकी खोजबीन कर रहा था मैं, तब मेरी समझ में नहीं आया कि नागीमल देवता का जागर
और बही में नागमल की चढ़ाई हुई ज़मीन के दस्तावेज मिलते हैं, बहियों में लिखा हुआ है। क्या चक्कर हुआ होगा ये, वो तो जोगी हो गया था। अब ये जोगी हो गया था वाली खबर हमको वहाँ जब हम गए धनगढ़ी, नेपाल का इलाका, टनकपुर से आगे बनबसा से जाना पड़ता है, वो गढ़ी भी थी वो भी। तो वहाँ हमको नेपाल के काठमांडू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर थे, उनके जो छपे हुए वहाँ पुरातत्व विभाग के दस्तावेज हैं, वहाँ से हम लाए उसको। तो उसमें मिला कि ये नागमल जोगी हो गया था। बहुत वर्षों तक वो संन्यास में रहा, यहाँ वहाँ घूमता, तो सन्यासी वेश में इधर भी घूमा होगा। नेपाल तो अब हुआ है ना विभाजन, ये सीमा रेखा पहले नहीं थी, मुक्त था सब। और ये जोगी को मैंने स्वयं समय नहीं समझा था कि जोगी राजा कैसे हो गया होगा ये। अब ये सत्य समय से प्रमाणित हुई। ये जब हम देखते हैं आज गोरखपुर मठ के महात्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं, भगवा वस्त्र पहन करके वो संसद विधानसभा को संचालित कर सकते हैं, और इतनी धाक से धड़ाक से कर सकते हैं, तो वो तब भी संभव रहा था ये। और वहाँ से हम जो लेख पत्र कागज पत्र लाते थे उसमें मठाधीश हरिहर नाथ बहुत आता है, बहुत लिखा है उसने। मेरा विश्वास नहीं होता था ये नाथ जोगी, ये ऐतिहासिक दस्तावेज इनके कैसे हुए। लेकिन अब समझ में आया कि नहीं, मठों में भी ये काम होता था, हिंदू पद्धति में ये है। साधु महात्मा सब होते हैं ना, एकेडमिक होते हैं वो केवल धर्म पुराण ही नहीं करते, वो इसमें भी करते रहे होंगे। तो अब हमारा विश्वास हुआ कि हाँ, ये नागमल जो वहाँ कहते हैं नेपाल में कि वो हो गया था साधु होने के बहुत वर्षों बाद वो फिर वापस गया वहाँ, फिर उसने 6-7 वर्ष शासन किया। तो वही हमारे यहाँ ये देवता के रूप में पूजा जाता है, और जागर है उसका ऐतिहासिक पक्का हो गया है। और हमारे दिमाग में यह आ गया कि जितने यहाँ की देवताओं के जागर हम लोग गाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐतिहासिक हैं उसमें। तो ढूंढने की बात है, ये हुआ बात। अब ये जो मल्ल लिखते हैं आगे, इन मल्लों का शासन मैंने बताया 1353 से शुरू हुआ और 1581 तक चला है। ये कुल 228 वर्ष का शासन है। शीरा इनकी राजधानी थी। शीरा कोट है, वो दुर्ग है पहाड़ के ऊपर। तो बहुत ज़बरदस्त शासन है। अब इस 228 वर्षों की अवधि में उनके जो उनको जो लिखत पढ़त जो दस्तावेज हैं, खास करके ज़मीन के और बहियों के रूप में हैं, उन बहियों के लेखक हमारी जाति के लोग थे, बयाल कहते हैं उनको, बयाल जोशी। उन्होंने इतने बढ़िया ढंग से वो दस्तावेज तैयार किए हैं और सुरक्षित हैं वो। तो वही हमने ढूंढे, बहुत सारे बर्बाद हो गए हैं, लेकिन खोजे तो हमको 4 बहियाँ मिल गई। एक बही तो हमको चिटगाल गांव में, हमारे ही गांव में मिल गई। और तब हमको अपने गांव के बारे में भी इतिहास नहीं मालूम था, कुछ नहीं था मालूम। और बत्यूली में मिल गई 5-6 बहियाँ, गडेरा में मिल गई 1 बही, और ताम्रपत्र मिल गए। तब फिर हमने ताम्रपत्र खुदे शुरू किए, बहुत सारे ताम्रपत्र मिल गए। तो हमने जब ये देखा कि पहाड़ में बहुत सारे आ रहे हैं, खोज में ताम्रपत्र आ रहे हैं, पिथौरागढ़ से आ रहे हैं, गंगोली हाट से आ रहे हैं, डूटी से आ रहे हैं, हमारे इलाके से आ रहे हैं, और बहुत सारे छप रहे हैं और बहुत बढ़िया हो रहे हैं। तो ये हुआ। तो अब मेरे दिमाग में आया कि मैं औरों को छोड़ दूं, शीरा में मल्लों से संबंधित और चंदों से संबंधित हमारे इलाके में, अस्कोट और डीडिया शीरा के इलाके में जितने हैं उनको इकट्ठा किया जाए, फिर उनमें उनको पढ़ के उनको मिलाया जाए, बही से सत्यापित किया जाए उनको, तो देखें कैसा होता है। तो मैंने उनका सत्यापन किया। सत्यापन करने के बाद जो ताम्रपत्र में भी हैं, बही में भी हैं, और ज़मीन दी हुई है, वो लिखित है, वो लिखित अक्षरों में है, उसमें मुझको इतने राजा मिले। सबसे पहले तो निरपाल मिला, नागमल्ल मिला, आदित्यमल मिला, रिपुमल मिला, कल्याणमल मिला, आनंदमल मिला, संसारमल मिला, पूरनमल मिला, अर्जुनमल मिला, भूपतिमल बना,
और 2 बछड़ा राजा मिले। तो फिर उस पर हमने लेख लिखे हैं, वह लेख मैंने आपको छपा हुआ भी दिया है और इधर उधर भी वो विज्ञापित हो गया वो, लेकिन उतना ही नहीं है, और है, अब करने की बात है, करेगा कोई तो ये है। तो ये इस तरह से हुआ है, ये 1353 से 1581 तक का आया है, इतना हमारे जो आया है ये आया है। अब 1581 में क्यों कह रहा हूँ, 1581 में बृहत्तर कुमाऊँ बनाया रुद्रचंद्र पंत ने। रुद्रचंद्र पंत के जो पिताजी थे कल्याण चंद, वह भी डोटी के ही थे। तब डोटी और चंपावत में बहुत फर्क नहीं था, नदी के उस पार डोटी है, इस पार वो है। नेपाली एक गीत गाते हैं, एक थाली में खाना हमी, कोई डोटी कोई कुमो, गाता है न डोटियाल, एक थाली में खाने वाले बहुत घनिष्ठ दोस्त मित्र, कोई कहाँ डोटी में है, एक वहाँ है। ये आक्रमण भी होते थे, इसका मतलब यह नहीं है, आक्रमण भी होते थे, बहुत आक्रमण हुए, अनेक मल्ल के आक्रमण हुए, क्राचल देव के आक्रमण हुए, गोपेश्वर में बहुत है, बहुत बड़ा इतिहास है। अब हम उसमें नहीं जाएंगे, हम ये 1581 में जाते हैं। कल्याण चंद का जो पुत्र था वह था रुद्रचंद। रुद्रचंद ने कुमाऊँ को बड़ा बनाने की कोशिश की। बड़ा बनाने की कोशिश में वह जो कई शताब्दियों से राजधानी बनी हुई थी चंपावत में, उसका बृहत्तर रूप बनाने के लिए वो अल्मोड़ा आया, उसको बालू उसे कहते हैं। तो अब अल्मोड़ा कहते हैं उसको, उसका बापो कल्याण बालो कल्याण चंद्र, तुलसी चंद्र का बाप है वो। कल्याण चंद्र बहुत हुए हैं ना। तो अब वह, उसके दिमाग में बड़ी चीज़ थी, बड़ा राज्य बनाऊं मैं, तो सबसे पहले उसने शोर का बम राजा थे वो, उनको अपदस्थ किया, उसका मिलाया अपने में। फिर गंगोली को, वहाँ भी मणकोटी थे और सब उधर थे, उधर ही के मूल इनका एक ही है, उनको भी अपदस्थ किया। फिर उसने पुरुषोत्तम पंत को सेनापति बनाने का लालच दिया। पुरुषोत्तम पंत मैंने बताया, वो कहाँ का बताया मैंने, वो गराऊँ का रहने वाला था, वो थल के इधर गराऊँ है, उधर शीरा है। मैं मिलिटेंट था, ताकतवर था और था वो। तो उसको उसने दिया कि तुम ये करो, शीरा को सर करो तो तुमको हम मंत्री बना देंगे, जागीर देंगे बड़ी, तुम सब वर्चस्वी हो, ताकतवर हो, कूटनीतिज्ञ हो। ये हुआ। तो रुद्रचंद के उस पर शासक रहते हुए पुरुषोत्तम पंत ने शीरा पर 3 वक्त आक्रमण किया, और वो अच्छेद्य भेद्य है वो शीरा का, कांठे के ऊपर है, 2 तरफ से तो बिल्कुल रास्ते हैं ही नहीं उनमें, एक तरफ से राजा है। तो ऐसे ही होते थे पर्वत दुर्ग शुरू में। तो तीसरे बार में उसका डाउनफॉल हो गया, पतन हो गया वो, और वह राजा वहाँ से चला गया नेपाल अपनी पुरानी जगहों पर। उसके साथ उसकी बहुत सारी प्रजा भी गई। और फिर उस शीरा के आसपास के जो पहले के नागरिक थे, उन नागरिकों को रुद्रचंद ने वहाँ से विस्थापित करना शुरू किया, क्योंकि कहीं बवाल फिर कर दें, फिर आक्रमण करें या अपना वर्चस्व बनाएं। तो वहाँ जा कर के वहाँ से उसने अल्मोड़े के लोगों को, चौगरखा जो इलाका है यहाँ जो अल्मोड़े का, उस चौगरखे के इलाकों के लोगों को वहाँ भरना शुरू किया। ये हुआ। तो इस तरह से ये कहानी हुई। तो तब शीरा कुमाऊँ में बृहत्तर कुमाऊँ का अंग हो गया। बृहत्तर कुमाऊँ का अंग होने के बाद रुद्रचंद ने तो उसका तो उसमें बनाने में ही, लड़ाई भड़ाई में, एकीकरण करने में उसका समय ज़्यादा गुजरा। रुद्रचंद का समय है, रुद्रचंद का जो समय है वो है 1565 से 1597 तक। 1515 से 1565 से 1597 तक का इसका हुआ कार्यकाल रहा इसका। और उसके
उसके बाद उसका लड़का लक्ष्मीचंद गद्दी पर बैठा। लक्ष्मीचंद का कार्यकाल 1597 से 1621 तक है। इसने 7 बार आक्रमण किए गढ़वाल की सीमा के ऊपर। जो गरुड़ है, गरुड़ से एक रास्ता ग्वालदम को गया है, एक अल्मोड़े को गया है। तो ग्वालदम के इलाके में बधान गढ़ी है, वो अल्मोड़ा की प्रसिद्ध गढ़ी थी। उसके नीचे ढाल में गढ़वाल की तरफ जाओ तो बहुत उपजाऊ ज़मीन है, पिंडर नदी के किनारे बढ़िया भारी शेरे हैं। उसके दिमाग में यह था कि वह शेरे हमको मिल जाएं तो फहराएंगे, खेती बाड़ी बढ़िया होगी, संपन्न होंगे। उन दिनों और तो कुछ था नहीं। तो उसके लिए मधानगढ़ी में कहा रुद्रचंद ने उसी से पुरखू पंथ से उसको भी जीत दो, तब बढ़िया बनता है। तो किया उसने, तो आक्रमण किया उसमें पुरखू पंथ ने, और उसी में पुरखू पंथ मारा गया, सिर काट के गई उसकी, और पुरखू पंथ खत्म हो गया। और रुद्रचंद का कि कब 97 तक 1597 तक रुद्रचंद रहा, और 1597 में उसके मरने के बाद लक्ष्मीचंद राजा हुआ। लक्ष्मीचंद ने 97 से 91 1621 तक शासन किया। उसके बाद दिलीप चंद राजा हुआ। दिलीप चंद ने 1621 से 1624 तक शासन किया। फिर विजयचंद राजा हुआ। विजयचंद राजा ने 1624 से 1625 तक शासन किया। उसके बाद तिरमल्ल चंद हुआ। तिरमल्ल चंद ने 1625 से 1638 तक शासन किया। सन 1538 में बाज बहादुर चंद्र आया, जिसकी वो दूसरी किताब है। अब बाज बहादुर चंद्र सबसे बड़ा राजा है और 43 वर्ष का शासन है उसका। उसने मुनसारी का पूरा बंदोबस्त किया, कैलाश मानसरोवर तक गया वो, और कैलाश मानसरोवर में अपने भतीजे का और एक लड़के का उसने जनेऊ संस्कार भी किया। फिर वहाँ से वो नेपाल के रास्ते अल्मोड़ा आया। तो हमारे गांव में तलखेत में उसने 200 नाली ज़मीन श्रीकंठ जोशी को दी। तो और हमारे गांव में दी उसने, पूरा गांव दिया, चिटगाल गांव पूरा। तो ये 2 गांव हमारे हुए। तो इस तरह का है। तो ये अब फिर क्या हुआ, जो मल्लों का शासन था शिरा में, वह 1581 तक तो कायम था। 1581 में दुर्ग ढह गया और वह राज्य सत्ता व्यवस्था हो गई। फिर चंद आए। तो रुद्रचंद ने यह देखा, पूरा किया होगा, इंक्वायरी करी, तो दस्तावेज मिले उसको। तो उसको लगा कि बढ़िया ढंग से लिखे हुए दस्तावेज हैं ये कौन है ये लोग। गांव देखे, दौरा किया, तो उसने कहा ये तो बयाल जोशी हैं, बहुत बढ़िया है नवाब, लिखाई बढ़िया है, कागज़ बढ़िया है, अप टू डेट हर ऑफिस को कर रखे हैं ये। तो उनसे कहा गया कि आप करते रहो इस काम को करते रहो। और भी हुआ, कुछ और खेत वेत दे दिए, इधर उधर सम्मान दिया। तो करते रहे वह काम। अब करते वह काम रहे। फिर रुद्रचंद के बाद लक्ष्मीचंद लड़का हुआ उसका। तो लक्ष्मीचंद ने कहा कि एक वक्त पूरा इसको मल्लों के समय के जो दस्तावेज हैं, जो बड़ा ऑफिस इनका रोटी में है, वहाँ से ले आओ। तो जो ऑफिशियल स्टाफ है हम बयालों का, वो गया, तो वहाँ से दस्तावेज उतार करके लाया। वही उतारे हुए दस्तावेज वही हैं ये। उसमें लिखा हुआ है आनंदमल रिपुमल, ये बखत का है, डोटी से हम लाए हैं और वहाँ से टणका बाधी में सील पैकेट करके लाए हैं, और जैसा हमको मिले वैसे हम इसको यहाँ उतार रहे हैं। तो इस तरह से ये दस्तावेज यहाँ तक पहुँचे। और फिर उसके बाद चंदों के वक्त भी उन्होंने यही अपना लिखना शुरू किया, बदस्तूर जारी रहा उनका ये, उसी शैली में। तो इतने समयों के जो दस्तावेज हैं या इसके ये चंदों के पूरे कार्यकाल में ये करते रहे, उसको बढ़ाते रहे, लिखते रहे।